स्टूडेंट, आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 विषय विज्ञान अध्याय 7 नियंत्रण और समन्वय के प्रश्नों के उत्तर। तो पहला प्रश्न है, प्रतिवर्ती क्रिया और टहलने के बीच क्या अंतर है। आंसर है प्रतिवर्ती क्रिया, यह अनैच्छिक प्रतिक्रिया है। यह शरीर के अंगों की अचानक तथा तीव्र प्रतिक्रिया होती है। यह मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित होती है। प्रतिक्रिया में शरीर का केवल एक भाग प्रतिक्रिया करता है, न कि पूर्ण शरीर। और टहलना में है, यह ऐच्छिक प्रतिक्रिया है। यह समय पर लेकिन धीमी प्रतिक्रिया होती है। यह मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होती है। टहलने का अर्थ है पूर्ण शरीर का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना या गति करना। अगला प्रश्न है, दो तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन के मध्य अंतर्ग्रंथ सिनेप्स में क्या होता है। आंसर है, प्राणियों के शरीर में दो तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन एक दूसरे के साथ जुड़कर श्रृंखला बनाते हैं और सूचना आगे प्रेषित करते हैं। अंतर्ग्रंथल दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच में छोटा खाली स्थान होता है। विद्युतीय तरंग के रूप में आने वाला तंत्रिका आवेग एक रसायन को स्रावित करते हैं जो खाली स्थान की दरार में आ जाता है। इसी प्रकार अंतर्ग्रंथन को पार कर ये रसायन अगली तंत्रिका कोशिका में पहुंच जाते हैं। अगला प्रश्न, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है, अथवा मानव मस्तिष्क के किस भाग में अनुमस्तिष्क विद्यमान होता है, इसके द्वारा नियंत्रित होने वाली क्रियाएं बताएं। अर्थात इन दोनों प्रश्नों के आंसर एक ही है। आंसर है अनुमस्तिष्क या सेरेबेलम शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। यह प्रमस्तिष्क के पिछले भाग में नीचे की ओर स्थित होता है। यही ऐच्छिक पेशियों की गति को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है, हम एक अगरबत्ती की गंध का पता कैसे लगाते हैं। आंसर है, अगरबत्ती से रसायन वायु में मिल जाते हैं तथा हमारी नाक तक पहुँचते हैं। जब हम नासिका में से अंतःश्वास खींचते हैं तो ये रसायन नासिका के अंदर प्रवेश करते हैं। यहाँ पे ये नाक की नमी युक्त श्लेष्मा में घुल जाते हैं। घ्राणग्राही इन रसायनों को संवेदना के रूप में ग्रहण करते हैं। इसे संवेदी तंत्रिकाओं के माध्यम से अगर मस्तिष्क को प्रेषित कर देते हैं, यहाँ पर संवेदना का विशेषण होता है तथा उसे अनुभव किया जाता है। ऐसे हम सुगंध का अनुभव करते हैं। अगला प्रश्न, प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है। उत्तर देखेंगे। प्रतिवर्ती क्रियाएं मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रण में नहीं होती। स्त्रवित प्रतिवर्ती क्रियाएं मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित की जाती है। मस्तिष्क प्रतिवर्ती क्रिया में होने वाले कार्य की सूचना अपने अंदर एकत्रित कर लेता है। अगला प्रश्न है, पादप हार्मोन्स क्या है। उत्तर है, ये विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ जो पौधों में वृद्धि और विभेदन संबंधी पर नियंत्रण करते हैं, पादप हार्मोन कहलाते हैं। पादप हार्मोन पौधे की लगभग सभी क्रियाओं जैसे वृद्धि, विकास, फूल आना, फलों का पकना, फल आना आदि को प्रभावित करते हैं। पादप हार्मोन अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे ऑक्सिन, इथाइलिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल। अगला प्रश्न है, छुई मुई की पत्तियों की गति प्रकाश की ओर प्ररोह की गति से किस प्रकार भिन्न है। आंसर देखेंगे। छुई मुई पादप की पत्तियों की गति प्रकाश की ओर प्ररोह की गति से भिन्न है, क्योंकि प्रकाश व प्ररोह गति अनुवर्तन गति होती है, जो ऑक्सिन हार्मोन द्वारा नियंत्रित होती है। उसमें सूचनाओं के चालन के लिए कोई विशेषीकृत ऊतक नहीं होते, इसलिए वे जल की मात्रा में परिवर्तन करके अपने पत्तों को सिकुड़कर उनका आकार बदल देते हैं। यह आप नीचे चित्र देख रहे हो छुई मुई के पौधे का, कि जैसे ही छूते हैं तो वो सिकुड़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, एक पादप हार्मोन का उदाहरण दीजिए जो वृद्धि को बढ़ाता है। उत्तर है, ऑक्सिन एक पादप हार्मोन है जो पौधों की वृद्धि को बढ़ाता है। अगला प्रश्न, किसी सहारे के चारों ओर एक प्रतान की वृद्धि में ऑक्सिन किस प्रकार सहायक है। उत्तर, प्रतान पत्ते तथा तने के रूपांतरित रूप की होती है।
ये धागे व रस्सी की तरह संरचनाएं होती है। वे स्पर्श के प्रति संवेदनशील होते हैं। जब वे किसी सहारे के संपर्क में आते हैं तो प्रतान का जो भाग सहारे के संपर्क में होता है उसकी वृद्धि तीव्रता से नहीं होती, जबकि प्रतान का वस्तु या सहारे के दूसरी ओर का भाग अधिक तीव्रता से वृद्धि करता है, क्योंकि उस ओर ऑक्सीजन की सांद्रता अधिक होती है। इसे प्रतान वस्तु के चारों ओर घूम जाता है और इसे पकड़ लेता है। विभिन्न दिशाओं में ऑक्सीजन की सांद्रता भिन्न भिन्न होने के कारण पौधे के भागों की गति होती है। प्रतान अर्थात जो स्प्रिंग जैसी संरचना पौधे में अग्रभाग में होती है, जैसे गिलकी की बेल हुई, लौकी की बेल हुई, तो उसमें स्प्रिंग जैसी संरचना उस सहारे को पकड़ने में मदद करती है। अगला प्रश्न है, जलानुवर्तन दर्शाने के लिए किसी एक प्रयोग की अभिकल्पना कीजिए। आंसर है, लकड़ी का बना एक लंबा डिब्बा लो, इसमें मिट्टी और खाद का मिश्रण भरो, इसके एक सिरे पर एक पौधा लगाओ, डिब्बे में पौधे की विपरीत दिशा में एक कीप मिट्टी में गाड़ दो, पौधे को उसी कीप के द्वारा प्रतिदिन पानी दो। लगभग एक सप्ताह के बाद पौधे के निकट की मिट्टी को हटाकर ध्यान से देखो, पौधे की जड़ों की वृद्धि उसी दिशा में दिखाई देगी जिस दिशा में कीप के द्वारा पौधे की सिंचाई की जाती थी। अगला प्रश्न है, जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है। आंसर, जंतु हार्मोन रासायनिक समन्वय का कार्य करते हैं। इन्हें अंतःस्रावी ग्रंथियों या नलिका विहीन ग्रंथियों से स्रावित किया जाता है। ये शरीर के एक हिस्से में उत्पादित होते हैं तथा दूसरे हिस्से में कार्य करते हैं, जिन्हें टारगेट अंग कहते हैं। क्योंकि ये नलिका विहीन ग्रंथियों से स्रावित होते हैं, इसलिए इनका स्थानांतरण रक्त के माध्यम से होता है। अगला प्रश्न है, आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है, अथवा अपने आहार में आयोडीन युक्त नमक क्यों लेना चाहिए, हमारे आहार में आयोडीन की कमी से क्या हानि हो सकती है। ये जो दो प्रश्न हैं इनका आंसर एक ही है। आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि शरीर में कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन के अपचन को थायराइड नियंत्रित करती है। यह ग्रंथि थायरॉक्सिन नामक हार्मोन स्रावित करती है। इस ग्रंथि के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है, जब एड्रीनलिन रुधिर में स्रावित होती है तो हमारे शरीर में क्या अनुक्रिया होती है। तो आंसर देखेंगे, जब एड्रीनलिन को आपातकाल हार्मोन भी कहते हैं, जब कोई व्यक्ति भय या तनाव की स्थिति में होता है तब शरीर स्वयं एड्रीनलिन हार्मोन को बड़ी मात्रा में स्रावित कर देता है ताकि व्यक्ति आपातकाल का सामना कर सके। इससे हृदय की धड़कन बढ़ जाती है ताकि हमारी पेशियों को अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति हो सके। पाचन तंत्र तथा त्वचा में रुधिर की आपूर्ति कम हो जाती है। इन अंगों की छोटी धमनियों के आसपास की पेशी सिकुड़ जाती है। यह रुधिर की दिशा हमारी कंकाल पेशियों की ओर कर देती है। डायफ्राम तथा फसलियों की पेशी के संकुचन से सांस तेज चलने लगती है। ये सभी अनुक्रियाएं मिलकर जंतु शरीर को स्थिति से निपटने के लिए तैयार करती है। अगला प्रश्न है, मधुमेह के कुछ रोगियों की चिकित्सा इंसुलिन का इंजेक्शन देकर क्यों की जाती है तथा अग्न्याशय से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, यह हार्मोन मानव शरीर में क्या कार्य करता है, इस हार्मोन के उचित मात्रा में स्रावित न होने पर क्या होता है। इन दोनों प्रश्नों का एक ही आंसर है। आंसर है, मधुमेह के रोगी इंसुलिन हार्मोन की कमी से पीड़ित होते हैं। मधुमेह के रोगियों में जब अग्न्याशय इंसुलिन की पर्याप्त मात्रा स्रावित करने में असफल रहता है तो रक्त का ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है। क्योंकि ऐसे रोगियों में शरीर द्वारा ग्लूकोज को ठीक प्रकार से उपयोग नहीं किया जा सकता, इसलिए रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा को कम करने के लिए मधुमेह के रोगियों को इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं। धन्यवाद।